कायरलिटी क्या होती है? इस कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल में फर्क है। कायरल कार्बन का मतलब हुआ जिस कार्बन की सराउंडिंग में चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो एंड दे विल be in continuous rotation, will be observed by the polarimeter and its mirror image will be formed. If that mirror image is non-superimposable, is optically active, and if superimposable is optically inactive. हमने कहा कि अगर किसी के अंदर एक कायरल कार्बन है तो वो कार्बन भी कायरल है और मॉलिक्यूल भी कायरल है। तो कार्बन कायरल मीन्स एसिमेट्रिक कार्बन एंड मॉलिक्यूल कायरल मीन्स डिसमेट्रिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हमने ये कहा कि एक ज्यादा अगर उसके अंदर कायरल सेंटर हुए तो वो अब हमारा फेस जो है वो सिमेट्रिक है, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है। हमने कहा कि जो पूरा उस आधे की मिरर इमेज है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री है। तो इस साइड और इस साइड में सिमेट्री है पर कान तो सिमेट्रिक नहीं है। बट कान के अंदर अगर एसिमेट्री है तो इस वाले के अंदर भी तो है। इसका मतलब दो कायरल कार्बन हो पर मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो तो भी वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो भी और तभी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, जैसा हमने क्या मीजोफॉर्म। तो हम ये कहते हैं कि भाई एक कायरल कार्बन है तो कायरलिटी एसेंशियल कंडीशन है, पर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और मॉलिक्यूल नहीं भी हो सकता कायरल। एम आई राइट? इसलिए जब हम यहां से आगे चले तो हमने कहा कि पहली बात इसके बारे में आज हमने करनी है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है और 3D रिप्रेजेंटेशन से आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे अभी आपको ये नहीं बताया था, पर अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये वाला पार्ट कैसे करना है। अगर आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को ले लो, लेट अस से आप मैंडेलिक एसिड को ही ले लो एज यू डिड राइट नाउ, और उन जो मॉलिक्यूल है उनकी रोटेशन हमने कहा कि CIP रूल हम लगाते हैं। CIP रूल से उसकी रोटेशन का पता लगेगा। OH हो गया, COH हो गया और H हो गया। am I right? सो CIP रूल कहता है कि भाई कायरल कार्बन है, या आप आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करें कि उसके सराउंडिंग में जो ग्रुप्स हैं उनको ऐसे नंबरिंग दें कि जिसका अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर बड़ा है उसको नंबर 1 मिले और जिसका छोटा है उसको नंबर 2 मिले। तो हमने ये कहा कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है और ये कुछ नहीं है। चौथे को हम नंबर नहीं देने वाले, वो हमें देखेगा ही नहीं। इसलिए हमने कहा रूल के अंडर कि उसको या तो सबसे नीचे रखो या सबसे ऊपर रखो। अब कहा यह जाता है कि अगर आपने कहा या तो सबसे नीचे रखो या सबसे ऊपर रखो, सबसे नीचे रखो या सबसे ऊपर रखो से क्या होता है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बारे में ही कुछ बता रहा हूं। अगर हमारे पास इस टाइम जो मॉलिक्यूल है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे है, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 लग रहा हो, इसका मतलब वो R है तो ऑब्वियस है उसका एनेंशियोमर S हुआ। एम आई राइट? उसका एनेंशियोमर S हुआ तो इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिक नहीं थी, सिमेट्री थी। इसका मतलब कार्बन भी एसिमेट्रिक है और मॉलिक्यूल भी डिससिमेट्रिक है। So the formula was to raise to the power n, and n right now is 1. It means enantiomers are 2. अब मैं ये कहता हूं कि मैंने इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया होता कि ये फिनाइल है, ये C है, ये OH है, ये H है और ये रहा COOH। हमने कहा कि इस टाइम जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमने नंबरिंग की और ये पता लगाया कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो राइट साइड में है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। कुछ बता रहा हूं यहां से, अगर आप
इस लोएस्ट प्रायोरिटी को यहां लाना चाहते हो तो हमने कहा था इसको यहां से पकड़ के रखो। जो आपने पकड़ के रखा, आप H को नीचे ले आए तो COH इधर आ गया और COH इधर आने से फिनाइल जो है वो इधर चला गया। हमने कहा कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी लेफ्ट या राइट में होता है तो आपने 3 ग्रुप देखने हैं, चौथे को देख के कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि वो आपको वैसे भी दिखने वाला नहीं है। 1 2 3 आपने देखा कि ये R है, बट आंसर क्या बोला आपने? S। ऐसा आपने क्यों कहा मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी आप उन ग्रुप्स के एक्सचेंजेस, जब आप यहां से यहां गए, बताओ आपने कितना एक्सचेंज किया? 1। यहां से किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन, राइट। इसको किया, ये तो अपने आप हुआ। तो जब आपने यहां से यहां एक्सचेंज किया तो 1 किया, मतलब ऑड किया। जब भी आप किसी में भी, अभी हम 3D की तरफ आ रहे हैं, ऑड एक्सचेंजेस करोगे द कॉन्फ़िगरेशन विल गेट इन्वर्टेड। आपने देखा, आपने कहा कि लग तो रहा है कि R है पर आंसर, क्योंकि एक्चुअली में वो ऐसा है। आपको उसे यहां से रूल कहता है कि उसको यहां से यहां लाओ। जब आप उसको यहां से यहां लाए तो ये कौन है? 1। ये कौन है? 2। ये कौन है? 3। वो तो आपको दिख नहीं रहा, क्या बोलोगे? क्या है ये? इसीलिए आपने ऊपर S कहा था। समझ में आ गई बात? अब सोचो कि इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखता हूं कि भाई ये हमारे पास H है, ये हमारे पास फिनाइल है, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास COOH है। ठीक हो गया जी? आपने उस H को लोएस्ट जगह पे लाना है। हमने कहा कि भाई ऊपर है, कोई फर्क नहीं है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। और जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आप 1 2 3 4, या 4 तो आपको दिखा नहीं, सो 1 2 3 आपको लग रहा है कि ये R है। अब ऐसा क्यों है कि जब वो ऊपर होता है तो जो आपको लग रहा है आंसर वही होता है, जबकि रूल कहता है कि उसको आपसे दूर होना चाहिए, उसको प्लेन से नीचे होना चाहिए। लाइए आप नीचे। आप जब नीचे लाओगे, इस पूरे को घुमाओगे, इसको यहां ले आओगे, इसको यहां ले आओगे। इसकी पहली पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये है, तो ये यहां चला जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा। 180 पे रोटेट कर दिया आपने, हमारा राइट। जब आपने ऐसी रोटेशन की तो आपका H नीचे पहुंच गया, हमारा राइट, और COH ऊपर पहुंच गया, यस नो। OH इधर पहुंच गया, यस नो, और फिनाइल उधर पहुंच गया। इज इट ओके? अब आप देखो तो आपका आंसर क्या है? 1 2 3, जो आप पहले बोल चुके वही आपका आंसर है। कितने एक्सचेंज किया आपने? 2। इवन नंबर। 2 4, 4 की जरूरत पड़ेगी नहीं। 1 3, द कॉन्फ़िगरेशन जो आपने सोचा वो उल्टा हो जाएगा। मैं आपको इसको 3D में अप्लाई करके बताता हूं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो सबसे मुश्किल काम माना जाता है वो 3D का ही माना जाता है। सामने ध्यान दें। द गिवन पेयर इज, पूछा गया कि ये कौन है। आप ध्यान दो इधर, आप देख पा रहे हो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी हो डॉटेड में है। डॉटेड में है तो डॉटेड में ही तो होना चाहिए। आपने बोला ये 1 है, यस, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, भाई ये तो S है। ठीक हो गया? ठीक हो गया या नहीं? आइए, आपने देखा ओहो डॉटेड तो कहीं है और H कहीं है, हमारा राइट। पहले आपका काम क्या होगा कि उस H को आप डॉटेड की जगह ले जाओ। आप उस H को डॉटेड की जगह ले गए, 1 2, इसका मतलब कह रहा है जो तुम्हारा आएगा ना वही लिख देना, क्योंकि कितना एक्सचेंज किए? 2 किए। इसका मतलब अगर ये 1 है, ये कौन है? 2 है, ये 3 है, क्या आंसर है आपका?
R, S to R, it means the answer is, are you getting? डायरेक्टली हम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं. आइए, दिस इज ब्रूफिन. अब देखने में इतना भयंकर कंपाउंड लग रहा है. पूछा गया कि यह बताओ कि इसमें एस ब्रूफिन कौन सी है. आपको जो बताया वो अप्लाई करो. आपने बोला सर कायरल कार्बन ये है, एच इधर है, इस एच को तो इधर जाना चाहिए. कितना? एक, मतलब जो लगे उसका उल्टा. तो हमने कहा भाई ये तो एक नंबर है, ये 2 नंबर है. CIP, C के साथ डबल बॉन्ड है आगे. ये 3 है, 1 2 3, 1 2. क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एस ब्रूफिन. अब आपने यहां से यहां किया, कितना एक्सचेंज है? 1. इसका मतलब आंसर तो आ रहा है. Am I right? इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है, वो तो एस पूछ रहा है. आइए इधर, ये कौन है? 1, बोलो. ये कौन है? 2. ये कौन है? 3. डॉटेड, डॉटेड 4th ही ग्रुप है, कुछ नहीं करना आपको. इसका मतलब हुआ 1 2 3. ये कौन है? आर. ये भी हमारा आंसर नहीं है. आइए इधर, ये कौन है? 1. ये कौन है? 2. ये कौन है? 3. 1. हाँ जी, इसको इधर लाना है ना. कितना एक्सचेंज है? 1 1 2 3. मतलब ये भी कौन है? ये भी हमारा आंसर नहीं है. राइट. अब एक ही बच्चा, फिर भी देखना पड़ेगा. ये कौन है? डॉटेड. रहने दो, जहां है वहीं रहे. इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. 1 2 3. डॉटेड है, जहां जो है वही आंसर है. सो दिस इज. तो 2D को 3D में कन्वर्ट करना, 3D की कॉन्फ़िगरेशन को करना, यही तरीके हैं जिनसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो. आपके पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे. अभी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने करना क्या है. चलिए, हो गया? कन्वर्जन कर लोगे? इसका मतलब हुआ आपने ये देखना है कि ऑड एक्सचेंजेज है या इवन एक्सचेंजेज है. आपका आंसर आपके सामने होगा. फिर हमने कहा कि कई बार क्या होता है कि जो आइसोमर हम बनाते हैं, अगर उसमें एक से ज़्यादा कार्बन हो, एक कार्बन हो, तो अब पूछा गया कि इनमें होमोमर कौन है. होमोमर मीन्स द वन हु इज आइडेंटिकल, वही होमोमर होता है. तो होमोमर हमने देखा कि भाई जिसकी रोटेशन सेम होगी. देखने में तो सेम है नहीं है. इसका मतलब हुआ यहाँ हमने देखा कि ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है. 1 2 3 इधर को ले जाना होगा. इसका मतलब 1, मतलब वही. लेफ्ट या राइट क्यों बोला था हमने? लेफ्ट या राइट को नीचे ले जाने के लिए ऑड एक्सचेंज है, इसलिए हमने कहा बदल दो. इसका मतलब हुआ 1 2 3. इसका मतलब ये आर है. आओ इधर, ये कौन है? 1. ये कौन है? 2. ये कौन है? 3. 1 2 3, मतलब ये भी कौन है? आर. सो आवर आंसर इज ए एंड बी आर होमोमर्स. होमोमर्स मीन्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन, लिखने को ये 2 2 लिख दिए, ये 2 नहीं है, 1 है. ये देखने में लग रहा है हमें कि ये 2 है. समझ में आ गई बात. अब अगर हम आगे चलें, हमने कहा कि देखिए मैलिस एसिड तो ज्योमेट्रिकली एक्टिव था, पर मैलिक एसिड में 2 एनेंशियमर है. फिर हमने कहा कि अगर किसी के अंदर डिसमिट्री होगी तो हम हमेशा e⁴n लगाएंगे, पर अगर डिसमिट्री होगी. और इसलिए हमने ग्लूकोज में कहा कि डिसमिट्री कैसे देखनी है. हमने देखना है कि भाई ऊपर का ग्रुप क्या नीचे के ग्रुप जैसा तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री. हमने देखा भाई नीचे CH2OH है, ऊपर CHO, ये कभी मैच करने वाले नहीं है. इसलिए हमने कायरल कार्बन काउंट किए, 4 कायरल कार्बन थे, 2⁴ लगा दिया, 16 हमारा आंसर आ गया. जब हमने सक्सिनिक एसिड के H को OH से सब्सटीट्यूट किया तो वो बन गया टार्टरिक एसिड. पर उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो CC बॉन्ड रोटेशन है, इसको हम कहते थे कि कन्फर्मर है. अगर हम इस मॉलिक्यूल को इससे देख पा रहे हैं तो हम पता लगा पा रहे हैं कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. आप ऐसे नहीं पता लगा पाओगे, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाएगा. तो
अगर 2 कार्बन है उस केस में हमने क्या करना है कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये कौन है? R है। हमने कहा कि एक एक्सचेंज है, ऑड है, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। और अगर ये इसकी मिरर इमेज है तो ऑब्वियस है इसकी S है। अगर हम इसको देखें तो ये 1 है, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ और 4 को बोलने की जरूरत नहीं है, 1 2 3, इसका मतलब उसका उल्टा, दैट इज S। अगर ये S है तो ये, तो अगर हम C2R बोल रहे हैं और C3S बोल रहे हैं तो उसके अगले कंपाउंड में C2S हो गया और C3R हो गया। इसका मतलब हुआ R का S होना, S का R होना इज मिरर इमेज, इट मींस दे आर एनेंशियोमर पेयर्स। एनेंशियोमर पेयर, अभी आपने देखा कि ग्लूकोज में कितने एनेंशियोमर थे? 16 थे। पेयर कितने थे? 8 थे। तो हमने कहा कि अगर आप R और S को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो ओवरऑल रोटेशन 0 हो जाएगी। रेसेमाइजेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर वो जो 0 रोटेशन हुई है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने उसको एक की रोटेशन को दूसरे मिक्स किया है। इसका मतलब हुआ वो एक्सटर्नल एजेंसी बायोकेमिकल मेथड हो सकते हैं, मींस बायोटेक्नोलॉजी में भी ऐसा होता है। वो मेथड जो है उनसे आपने उनको मिक्स तो कर दिया पर वो वापस अपनी जगह जाना चाहते हैं, तो रेसेमाइज फॉर्म को अलग अलग करने को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। अब अगर वो रेसेमाइज फॉर्म है तो 16 के 8 पेयर बने। 8 पेयर बनने का मतलब हुआ 8 रेसेमिक फॉर्म। इसलिए मुझे कहना चाहिए रेसेमिक फॉर्म आर E/2। 8 R थे, 8 S थे, तो RS कितने हैं? 8 RS हैं। इसका मतलब हुआ जो रेसेमिक मिक्सचर है, रेसेमिक फॉर्म है, वो एनेंशियोमर्स का आधा होता है। अब 2 बातें और आती अभी आएगी। एक है कि हमें पूछा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालो और हमें पूछा जाता है स्टीरियो आइसोमर निकालो। जहां वो स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछता है वहां आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी देखने होंगे जहां स्टीरियो आइसोमर की बात करेगा। और अगर वो ऑप्टिकल की बात कर रहा है तो आपको E और M फॉर्म देखनी है सिर्फ। इज इट ओके? इसका मतलब हुआ अगर इसके CC की रोटेशन हुई, ये हम देख रहे हैं कि वही है, जब ये वही है इसका मतलब ये R है, ये फ्लिप हो गया, क्यों? कन्फर्मर की वजह से। तो इसका मतलब ये भी कौन बन गया? मैंने कहा कि ये R है, ये S है, पर इसकी ओवरऑल रोटेशन 0 नहीं है। ये R है और ये S है, कहां दोनों बराबर हैं? अपोज तो कर रहे हैं बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई रोटेशन रही होगी, हमें दिया होगा, हम निकाल सकते हैं। द सेम इज हियर। पर यहां मैं जरूर कह सकता हूं कि दिस इज R, तो ओबियस है कि अगर ये इसकी मिरर इमेज है तो ये, पर इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डिसिमेट्री है क्योंकि COH ऊपर है और CH3 नीचे, कभी भी ये सुपरिम्पोज नहीं कर सकता। इसलिए when there are n number of chiral carbon and the molecule is a dissymmetric, the enantiomers are given by the formula E is equal to 2 raised to the power 2, so it is 4 enantiomers। और अगर ये enantiomer पेयर उस enantiomer पेयर के ऊपर हम डाल दें, so these are called the distereomers। distereomer कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। आप किसी को भी जब कन्फर्मर के बाद कुछ बनता है उसको एक दूसरे के ऊपर जब रखते हो तो एक पार्ट उसका वही होता है और दूसरा चेंज कर जाता है। सो दिस इज, अब हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम था और हमें पता लग गया कि इसके अंदर कभी ना कभी सिमेट्री जरूर आएगी, और हमने कहा कि देखिए ये है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आ गई इसका मतलब ये 2 इसके एनांशियोमर बन चुके थे। जैसे ही CC, अब इसको हमने देखें तो ये 1 है, ये 2 है जी, ये 3 है, 1 2 3, इसका मतलब ये कौन है? R है। ये हमारे पास 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 है, 1 2 3, इसका मतलब ये S है। ओबियस सी बात है कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, इसका मतलब ये कौन है? R है, मतलब दिस कंप्लीट इज रेक्टस।
अगर ये रेक्टस है तो ये सिनिस्टस है। तो आपको बोल दिया गया कि आर आर गेट कन्वर्टेड इनटू एस एस, हमने साहब बोल दिया कि भाई ये तो एनेंशियोमर है। हमें बोला गया कि इट्स नॉट रमेश शर्मा, इट इज रमेश रमेश ओनली। का मतलब हुआ कि एक तो वही रहा और दूसरा चेंज हो गया। हमने कहा ऐसा अगर हुआ तो वो डाइस्टीरियोमर है, वो एनेंशियोमर्स नहीं है। एम आई राइट? क्योंकि एक पार्ट चेंज हुआ है, दूसरा वही का वही है। जैसे ही ये सीसी की रोटेशन हुई, ये बन गया, ये बन गया, तो ये तो आर ही रहा पर इसके अंदर ये एस आ गया। और अब हम कह रहे हैं कि ना कि यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है बल्कि मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन 0 है। इसके बावजूद कि यहाँ कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब हुआ अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, जिससे साफ पता लगता है कि कायरलिटी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। मॉलिक्यूल को डिसिमेट्रिक होना होगा, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हमने कहा मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड को आप इधर रिलेट करो चाहे इधर रिलेट करो, वो आधी मिरर इमेज एक की है तो आधी दूसरे की है। इट मींस मीजो कंपाउंड इज रिलेटेड टू द एनेंशियोमर पेयर एज डाइस्टीरियोमर, इज रिलेटेड टू द एनेंशियोमर पेयर एज डाइस्टीरियोमर। अगर इसी चीज को हम यहां अप्लाई करें, हमने कहा कि भाई अगर ग्लूकोज की रिडक्शन हुई, ग्लूकोज का बन गया सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल बन गया तो CHO का CH2OH बन गया। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं दैट एनेंशियोमर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 raised to the power n, ये तब तो है जब डिसिमेट्री है, बट अगर उसके अंदर सिमेट्री आए, एनेंशियोमर और सिमेट्री आए और कायरल कार्बन कैसी हो, इवन नंबर हो, देन द फॉर्मूला इज to raised power n minus 1 and m is to raised to the power n upon 2 minus 1। अब ये n क्या है? का 4 कायरल कार्बन है, 4/2, 2 माइनस 1 कितना आ गया? मीजोफॉर्म 2। और एनेंशियोमर कितने आ गए? 2 raised power 3, 8। यस और नो? इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर नहीं, स्टीरियो आइसोमर भी 8 ही आएंगे क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो इसमें है नहीं। इसका मतलब हुआ यहां ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गए 10, जिसमें से ऑप्टिकली एक्टिव बन गए 8। सो एनेंशियोमर मींस ऑप्टिकली एक्टिव एंड मीजो मींस ऑप्टिकली। पर यह फॉर्मूला तब लगेगा अगर सिमेट्री है, अगर कायरल कार्बन इवन है। अगर सिमेट्री तो है पर दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, जो बना है ग्लूटारिक एसिड से। ग्लूटारिक एसिड इज पेंटेन डाइओइक एसिड, जिसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है। हमने 3 OH लगा दिए और OH लगाने से बन गया ट्राई हाइड्रोक्सी। हम देख रहे हैं कि ये जो है भाई ये कायरल कार्बन है, हम देख रहे हैं कि ये भी कायरल कार्बन है, पर ये जो बीच वाला है ये कायरल नहीं है, पर दिट इज सराउंडेड बाय कायरल। सो दिस इज कॉल्ड सूडो कायरल एंड इट्स बिहेवियर विल बी सिमिलर टू कायरल। और इस केस में व्हेन n इज ऑड देन ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ऑप्टिकल एक्टिव एनेंशियोमर is given by 2 raised to the power n minus 1 minus 2 raised to the power n by 2 minus 1 by 2, and optically inactive form या mesoform is given by the formula 2 raised to the power n by 2 minus 1 by 2। तो अगर मैं इस mesoform को देखूं तो यहां n कितना है? 3 काउंट होगा अब क्योंकि वो सूडो कायरल है। 3 by 2 is 1.5, 1.5 minus 0.5 is 1। इसका मतलब मीजो कितना आ गया? 2। और यहां एनेंशियोमर अगर देखें n minus 1, n कितना है भाई? 3, 3 minus 1 2 मतलब 4, 4 minus 2। सो ऑप्टिकली एक्टिव 2 हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी 2 हैं। और जब हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो हम एक्टिव और इनएक्टिव दोनों की बात करते हैं। ठीक हो गया?
फिर हमने कहा कि अगर आपने उनको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया, आ रहा हूं मैं न्यूमेरिकल की तरफ, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो आर ने एस को कैंसिल कर दिया और वो बन गया कंप्लीट रैसमिक मिक्सचर। ठीक हो गया, बन गया रैसमिक मिक्सचर। अगर उस रैसमिक मिक्सचर के अंदर दोनों का प्रोपोर्शन डेफिनेट नहीं हुआ तो रैसमाइजेशन 100% नहीं होगी। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। आपने -40 में +60 रख दिया तो आप बोलोगे दिस इज प्लस ओवरऑल पॉजिटिव। दिस इज, देयर आर टू थिंग्स, one is inversion of configuration given by Walden। मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट में R था, प्रोडक्ट में जाकर S बन गया। ठीक है, उसको हमने कहा इन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल क्या था? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मैंने कहा कि अगर ब्रेन ने उसकी तरफ हमें अट्रैक्ट किया तो उसकी रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहा होगा। वो जब हमने खाना शुरू किया, घास का ढेर लगा दिया, जूस कम था, का मतलब हुआ नेगेटिव ज़्यादा था और पॉजिटिव कम था। इसलिए हम कहाँ से कहाँ मूव किए? प्लस से माइनस। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनवर्जन। अगर रिएक्टेंट में आर है, प्रोडक्ट में भी आर ही है, दैट इज रिटेंशन। अगर रिएक्टेंट में एस है, प्रोडक्ट में भी एस ही है, दैट इज रिटेंशन। ये चीजें कहां काम आती है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। आपने सुना SN1 SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर मतलब सब्स्टिट्यूशन कब की जाती है? जब जो अंदर है वो ठीक नहीं खेल रहा है, जो बाहर है वो अच्छा खेल रहा है। अब राइट, अब जब बाहर है वो अच्छा खेलता है पर किसी कारण से बाहर है तो सब्स्टिट्यूशन के लिए सोचना पड़ेगा। पर अगर बाहर है वो बहुत ही अच्छा खेलता है, हमारा है, तो सोच विचार क्यों? जिसको निकालना है उसको धक्का मारो और जिसको अंदर लेना है उसका स्वागत करो। जो वेरी वेरी स्ट्रांग होता है, लोगों को उसके साथ एडजस्ट होना होता है। सुना, जिंदगी में जो वेरी वेरी स्ट्रांग होगा, लोगों को उसके साथ एडजस्ट करना है, और जिंदगी में जो स्ट्रांग होगा उसको लोगों के साथ एडजस्ट करना है। तो जो बात की बात बोली, दिस इज SN1, क्योंकि वो स्ट्रांग है। पहली बात बोली दैट इज SN2। अब अगर वो वेरी वेरी स्ट्रांग टीम में आया, टीम के हालात पहले हार रही थी, अब जीत जाएगी, मतलब R का S हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब SN2 हुआ। दोनों चीजें एक ही स्टेप में। बोले बाहर चल, तेरी कोई जरूरत नहीं, सर आओ प्लीज आप। अब जो वेरी वेरी स्ट्रांग है उसने कहा हेलो, ओपनिंग में मैं जाऊंगा। हाँ सर आप देख लो जहां भी जाना है, स्ट्रांग हो। SN1 आने वाला स्ट्रांग है। अब क्या किया? टीम ने 10 लोगों को अरेंज किया, बोले वहां बॉल नहीं जाती, इसको वहां भेजो, चल भाई वहां चल। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रांग है ना, वेरी वेरी स्ट्रांग थोड़ी है। इसलिए जो SN2 होती है वहां कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब आदमी बारिश में छतरी लेके जा रहा था, तूफान आया, दैट इज कॉल्ड अम्ब्रेला इन्वर्जन। वो अम्ब्रेला उल्टा हो गया। का मतलब वो जो आने वाला था इतना स्ट्रांग था कि उसने टीम के हालात को बदल दिया। अब जो आ रहा है वो भी तो स्ट्रांग ही है, उसके क्या हालात वो बदलेगा। इसका मतलब SN1 में मेनली रिटेंशन होती है और SN2 में इन्वर्जन होती है, क्योंकि आने वाला इज
very very strong. This is what we mean by inversion and retention. Let us do the numerical. किस तरह का क्वेश्चन इससे आता है आप देखिए सामने. उसने कहा कि हमने इस कंपाउंड की अमोनिया के साथ रिएक्शन की और हमारे पास कुछ ऐसा मिला. आप ये बताओ कि भाई उस टीम के हालात कितने बदले होंगे. हमने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं जरा. ये था जी पहला. हमने बोला कि ये देख लेते हैं कि पहले टीम के हालात क्या थे. पहले टीम के हालात थे बेटा ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. टीम के हालात थे कि टीम हार की तरफ जा रही थी. सुन लिया? कोई और तो नहीं था ना. इसका मतलब हारने के चांसेस थे 100%. बाहर से कोई सब्स्टिट्यूट हुआ, सब्स्टिट्यूशन से ये और ये कहता ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है. अब उसने ये नहीं बताया कि भाई ये कौन है और ये कौन है. उसने बोला खुद निकालो. हमने कहा अगर स्थिति ऐसी हुई, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3. इट मीन्स हारने के चांसेस 30%. हमारा ये कौन है? रैसेमिक मिक्सचर. दोनों है ना इसके अंदर. बोले हार की पॉसिबिलिटी भी है. ये कौन है? 1, ये 2, ये 3. 1 2 3. दिस इज एस, मतलब दिस इज माइनस. एस मतलब कौन है? नेगेटिव है ना. अब आप सोचो 30 प्लस 70% माइनस, हारने के चांसेस कितने हैं? 40%. ये कौन है? एस. आर से एस डोमिनेट कर रहा है यहां. मिक्सचर तो ये है ना. मिक्सचर के अंदर +30 है, +30 -70 -40. ये भी तो सोल्यूशन में ही हो रहा है. पहले के हालात क्या थे उसके? +100. इसका मतलब रेसिमाइजेशन तो कंप्लीट हुई नहीं. क्यों? कौन बच गया? इसका मतलब द आंसर इज हाउ मच रेसिमाइजेशन इज अकरिंग इन दिस कंडीशन? 60%. आर यू गेटिंग और नॉट? हमने उसको इंडिविजुअली देखा कि पहले क्या था. पहले था रॉ मीन्स रेक्टस. रेक्टस मीन्स पॉजिटिव था. बाद में जब उसने रिएक्ट किया कुछ ये बना कुछ ये बना, ये हो गया रेसिमिक मिक्सचर. वो पूछ रहा है कि क्या ये रेसिमाइजेशन कंप्लीट थी. हमने कहा यहां से बचा कितना? 40. और उसी सोल्यूशन में कौन है? +100. कितना हो गया? 60. इसका मतलब 60% हुई है. अगर मैं इसी पार्ट पे एक और क्वेश्चन करूं, पूछ रहा है कितनी रेसिमाइजेशन हुई. ये कौन है? 1 हो गई 100%, क्योंकि नीचे 50-50 है. समझ रहे हो? कितना बचा? सिर्फ वही बचा. समझ में आ रही है बात? सो दिस इज आर. ये वही है. इसका मतलब ये आर था 100% था उस टाइम. ये +50 -50. इसका मतलब 100% रेसिमाइजेशन हो गई. ठीक हो गया. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट हाउ मच ऑफ द enantiomeric excess. This is what I'm trying to focus is what is enantiomeric excess or what is optical purity. कि मीजो ने हमें बताया कि कायरल कार्बन के भरोसे मत चलो. इसलिए अब हम आ रहे ऐसी जगह की तरफ जिसमें हम देखने वाले हैं कि कायरल कार्बन है ही नहीं, बट डिसमिट्री है. So let us do the allenes. Allenes, accumulative allenes, what they are is when the double bonds are present in cumulation, they are called cumulines. Yes, no? So उस क्यूमुलिन में दो हैं, one is diene and one is
ट्राइन, दो पाई बॉन्ड, क्या हाइब्रिडाइजेशन है बेटा इसकी, sp। sp हाइब्रिडाइजेशन के सराउंडिंग में sp2 सेम प्लेन पे नहीं रह सकता, देख रहे हो आप। इट मींस ये नहीं कह सकता मैं ये ना सिस है, नहीं नहीं ट्रांस है, ये कुछ नहीं है, ये डिससिमेट्रिक है। सिस ट्रांस होने के लिए वो प्लेनर होने चाहिए। इसका मतलब आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दो ग्रुप डिफरेंट, am I right? और एक पार्ट दूसरे के परपेंडिकुलर है। कल मैंने बाइफिनाइल की बात की, मैंने कहा कि बाइफिनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कियर ग्रुप होगा तो बल्कियर ग्रुप उन दोनों रिंग्स को सेम प्लेन पे नहीं करता रखता, और इसलिए ऐसा कर देता है। ये देख रहे हो आप, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आई शुड नाउ से परफेक्टली दैट क्यूमुलेटिव डाइन इज अ डिससिमेट्रिक, और अगर वो डिससिमेट्रिक है उसकी मिरर इमेज ऐसी होगी, और फिर एक परपेंडिकुलर के ऊपर दूसरा हॉरिजॉन्टल आएगा जो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि क्यूमुलेटिव डाइन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव। अब क्या करो, दो कार्बन sp साथ में कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ दो sp कार्बन को मिलाया और उसकी सराउंडिंग में लगा दी sp2। आप देख पा रहे हैं, अगर आप कॉपी में देखते हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा, पर अगर आप यहां देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जब दो बॉन्ड के बजाय तीन बॉन्ड साथ होंगे तो sp सेम प्लेन पे आ जाएगा। और अगर sp सेम प्लेन पे आ गया तो आप बोलोगे सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिस फॉर्म हो, सिस फॉर्म ज्योमेट्रिकली एक्टिव, ऑप्टिकली inactive. So should we say 2, 4, 6 जहां भी डबल बॉन्ड होंगे they will be optically active and geometrically inactive। आप यहां से ध्यान रखो ना, ये 2 वाला था, ठीक है, ये कितने वाला है, 3, 3, 5, 7, सब में यही सिचुएशन होगी। इट मींस क्यूमुलेटिव ट्राइन्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि आप देखो दिस हाफ इज मिरर इमेज ऑफ दिस हाफ, इट मींस दिस पोजेसिंग सिमेट्री। सिमेट्री तो है पर ये सिस फॉर्म है, सिमेट्री तो है पर ये सिस फॉर्म है जिसकी दूसरी फॉर्म ट्रांस होगी। पर अगर पाई बॉन्ड अलाउ करेगा, बिकॉज यू नो दैट देयर इज रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड pi bond. This is transform. So it means cumulative triens are geometrically active, they are optically inactive. Clear हो गई बात? अगर आप सामने देखें तो क्यूमुलिन कैसे कंपाउंड होते हैं, जो क्यूमुलेटिव सिस्टम होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, जिसमें साथ साथ डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां क्यूमुलेटिव डाइन ले लिया, डाइन ले लिया तो बीच में कौन सी कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज। sp क्या होता है, लीनियर, वो उसको लीनियर रहने के लिए अगली कार्बन भी लीनियर होनी चाहिए। तो अगर मैं उस बीच वाली कार्बन के ऑर्बिटल का ओवरलैप देखूं तो वो ओवरलैप कैसा है, sp हाइब्रिडाइज जैसा लीनियर। पर ये कौन है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये दो ट्राइगोनल प्लेनर उस लीनियर को सेम प्लेन में नहीं रहने देते, इसलिए एक हाफ दूसरे हाफ, अब देखो एक हाफ तो ऐसा हो गया और दूसरा हाफ उसके परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा हो गया ना। इसका मतलब हुआ दो हाफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, डिससिमेट्री है, कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए इसकी दो फॉर्म बनेगी। एक फॉर्म जो है, एक पार्ट अगर परपेंडिकुलर है तो दूसरी फॉर्म में दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर होगा। इट मींस दिस विल बी गिविंग non-superimposable mirror image. So despite the fact that there is no chiral carbon, this is optically active. अब मैंने क्या किया कि मैं अब इस क्यूमुलेटिव डाइन के बजाय मैं ट्राइन लूं। ट्राइन मतलब 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड में बीच के दो कार्बन sp आ गए। sp के लिए
उसको क्या लीनियर रहना है? तो जब दो कार्बन sp आ जाएंगे तो लीनियर, वो बीच वाली कार्बन जो है लीनियर हो जाएगी और साइड वाली वो ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके अंदर सिमेट्री आ जाएगी। और उस सिमेट्री के रहते हुए अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हुए तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेंगे, दे विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव और वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव हो जाएंगे। जबकि अगर आप देखिए, आप यहां ये sp है, ये CH3 और CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या कहें इसको कि ये ट्रांसफॉर्म है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि दिस पोजेस सिमेट्री। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर यू सी ओवर हियर? How many stereo centers you see here? How many stereogenic centers are there? There are? This is? 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 है कितने हो गए? My answer is 5. मैंने कहा स्टीरियोजेनिक सेंटर। Are you getting or not? So वो जो ज्योमेट्रिकल है वो भी तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसका मतलब हुआ आप जब स्टीरियोजेनिक पूछा जाएगा तो डबल बॉन्ड को भी लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। So we said the answer for this should be 2 raised to the power 8 and hence it's 256. How many racemic forms are there? 128. These are enantiomer pairs. पूछा गया optical isomer in this compound. So don't you think that this fall in the category of ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड। दो कायरल सेंटर हैं, एक जो है सूडो कायरल है। सो सेम आंसर जो वहां दिया, क्या द फॉर्मूला विल बी यस टू रेज पावर n-1। अगर वो पूछता है कि यहां एनेंशियोमर कितने हुए, मैंने कह दिया 2 हुए, क्योंकि फॉर्मूला इज टू रेज टू द पावर n-1 माइनस टू रेज टू द पावर n/2 माइनस 1/2। क्यों ऐसा किया आपने? क्योंकि यहां n क्या है? ऑड है। आइए आगे देखिए, कायरल कार्बन कहां होगी? इस जहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। और आपको उसकी सराउंडिंग में जितने भी ग्रुप्स हैं उनको कम से कम 3 नंबर डिफरेंट आने चाहिए। आपने कहा सर ये कैसे हुआ? क्यों ना बोलूं, हुआ। मैं बोलता हूं ये O है, ये O है, हो गया बराबर। ये O है, ये C है, या तो इसको दूं या इसको दूं। जब इसको देता हूं तो आगे टर्शियरी कार्बन है, तो यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब 1 नंबर इसको आ गया, इसको आ गया 2 नंबर, इसको आ गया 3 नंबर। चौथी हाइड्रोजन जो मुझे नहीं दिख रही है, क्यों ना कहूं कि ये कायरल है? ना कहूं? ना कहूं? बोलो, ना कहूं? बिल्कुल ना कहूं? ना कहूं? आर यू गेटिंग और नॉट? इसका मतलब एक चीज को ध्यान से सुनो, एक चीज देखो अब सिर्फ, अगर यहां O है, यहां भी O होता और OH ना होता, इसकी मीजोफॉर्म बनी होती। अगर वो सेम है, वैसे वैसे हम आगे कर रहे हैं। अब 2 टर्म्स आपने सुननी है, वन इज एरिथ्रो एंड वन इज थ्रियो। थ्रियो इज स्टार्टिंग फ्रॉम T, T मीन्स ट्रांस। एरिथ्रो या थ्रियो होने के लिए 2 कायरल सेंटर, एडजेसेंट कायरल सेंटर पर कोई 2 ग्रुप सेम होने चाहिए। 4 भी हो गए, अच्छी बात है, मिनिमम 2 सेम होने चाहिए। अगर वो 2 सेम साइड में हुए, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रो, और अगर वो अपोजिट में हुए, दैट इज कॉल्ड थ्रियो। आपको पूछा गया कि आप ये बताएं कि इसके अंदर जो है थ्रियो कितना है और एरिथ्रो कौन है। हमने कहा ये कौन हुआ भाई? ये तो थ्रियो हुआ, ठीक हो गया। ये Cl भाई थ्रियो हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर ये है, ठीक हो गया। आइए
आइए जरा अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं और इधर की तरफ आते हैं। हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कायरल। सुन लेना भाई अब ढंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम साइक्लिक की बात करने लगे हैं, साइक्लिक की बात करने लगे हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें हैं सामने देखो। अब मुझे जो है उस कार्बन की सराउंडिंग में 4 ग्रुप्स को नंबर देना, ठीक है। आप मुझे जो अभी दिख रहा है उसमें आप 4 को नंबर दे के बताओ क्या इसके अंदर सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब छोड़ दो, ये नहीं हो सकता भाई। आप बोल रहे नहीं सर सिमेट्री सिमेट्री नहीं, हमारे को समझ आती है, आप दूसरे तरीके से बताओ। ओके, आपने CH3 को नंबर 1 दिया या इसको, अब मुझे बताओ इसको आपने नंबर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, कुछ भी दिया, मरने दो। मुझे बताओ इसमें 1 दोगे या इसमें 2 दोगे या इसमें, दोनों में, इसका मतलब दोनों सेम हुए, क्या कायरल सेंटर हुआ, कहानी खत्म। अब आप इधर आइए, यही मॉलिक्यूल मैंने यहां दिया और आपको आसान कर दिया कि एक ये है जिसकी साइड Cl है, ये और ये क्या हो गया, एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। इसका मतलब आप किसी को 1 तो किसी को 2 दे सकते हो। तो हाइड्रोजन तो है, ये दिख नहीं रहा है, तीसरा मिथाइल हो गया। हमने बोला भाई ये तो है, क्लियर होगी बात। आइए इधर, आप क्या इसको कहीं से भी डिवाइड कर लो 2 भागों में, आप इसको हमेशा कायरल ही पाओगे। चाहे ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, आप इसको हमेशा कायरल ही पाओगे। पर सुन लो ध्यान से, इस टाइम ये CH3 है, ये CH3 है, ये कौन है, हार्ड। एक वेज है, एक डैश है, एक सामने को और एक पीछे को है। इन टर्म्स ऑफ, ये बताओ कि एक साइकिल किसके इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड किसके लिए चाहिए होता है, ज्योमेट्रिकल के लिए। इट मींस दिस इज ज्योमेट्रिकली एक्टिव एंड दिस इज अ ट्रांसफॉर्म CH3 हार्ड CH3 डॉटेड। और अगर इसकी सिस फॉर्म आ गई ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये भी हार्ड होता तो आपने इधर से लाइन लगा दी होती, सर ये हाफ उसकी मिरर इमेज है, इसका मतलब सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ट्रांस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इसके अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर लूं तो इसके तो हैं। आपसे पूछा गया ये कौन है भाई, ये क्या मीजो है, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो एनेंशियोमर है। एक डॉटेड है एक हार्ड है, तो जब उसकी मिरर इमेज बनाओगे हार्ड वाला डॉटेड, डॉटेड वाला हार्ड, वो क्या बन गया उसका एनेंशियोमर। समझ में आई बात। अगर आप एक हार्ड की मिरर इमेज बनाओगे तो कैसी आएगी, बोल तो रहा हूं, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको कहां देखना है, जहां sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कैसी, कम से कम जिसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या मैं यहां देखूं, देख दूं यहां, बोलो बोलो, देख दूं यहां, नहीं देखूं, नहीं देखूं, 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 3 और 3 6। आपको पूछा गया कि ये बताओ कि इसमें से मीजो कौन है, ठीक है। हमने देखा ये ना ये ना बना सकता है पर ये नहीं है। हमने देखा क्या ये है, बिल्कुल है, ये देखो देखो। आर यू गेटिंग? सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि कौन मीजो है और कौन नहीं है। आइए इधर, हाउ many stereogenic center does it contain? जी बोलो। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं है। आओ, a natural occurring substance has a constitution shown below. How many isomer may have this constitution? अब आप बताओ क्या ये नहीं है, नहीं है 2 और 2 4, 4 और 2 6, नहीं
नहीं दिख रहा आपको? अरे क्या पूछा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर। क्या ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं है? क्या ये नहीं है? कितने हुए? क्लियर हो गया? आपको पूछा कि इसके अंदर, किसके अंदर कितने कायरल कार्बन हैं? किसके अंदर कितने कायरल कार्बन हैं? तो आप देखें सामने, देखिए, बताओ मेरे को कैसे दूं, किसको दूं? दो नहीं दे सकते। क्या ये है कितने? दो। ये भी है, ये भी है, और उसमें से सिस इनएक्टिव। सिस मीन्स दोनों हार्ड हार्ड होंगे, और ट्रांस एक्टिव। आप यहां बताओ, यहां है 1 2, यहां है 1 2 3 4। सो द आंसर इज 0 2 2 4। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेम जो अभी आपने किया, सेम। क्या कहें इसको? दिस इज ट्रांसफॉर्म बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे बोलूं, किसी को नंबर नहीं दे सकता। दिस इज एक्टिव, दिस इज ट्रांस नहीं बोलना, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, Cl है यहां। दिस इज ट्रांस, एम आई राइट? इसका एनेंशियोमर कौन होगा? जिसमें यहां डॉटेड आएगा और उधर हार्ड आएगा। ये कौन है? ये ट्रांस है, पर ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए जी, आपके पास ये है, कितने कायरल सेंटर है? 2, और एक डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक 3 हो गए, 2 raised by 3 कितना हो गया? 8। उसने पूछा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, हाउ मेनी रेसिमिक मिक्सचर, क्या लिखूं? 8 4 8 4। रेसिमाइजेशन विल बी फॉर ज्योमेट्रिकल ऑल्सो। 8 4 हो गया ना। उसने पूछा कि ये मैंने आपको करा दिया। उसने पूछा कि इसमें से डज नॉट कंटेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसमें नहीं है भाई? बोलो जरा, क्या इसमें है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? इसमें है, नहीं है। दिस इज मीसोफॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।